दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में जनरल एंट्री। आज के सेशन में हम आपको टैली प्राइम में बताएंगे कि आप जनरल एंट्री किस तरीके से करें, साथ साथ कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे और साथ साथ आज के सेशन में हम आपको जनरल एंड लेजर नाम का एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है चैप्टर 8, जिसमें आपको जनरल एंट्री के पैटर्न के बारे में पता चलेगा और हम आपको ऐसी 40 जनरल एंट्रियां बताएंगे जो डेली बेसिस में यूज होती है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जनरल एंट्री के बारे में क्लियर हो सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है जर्नल चैप्टर 8, जो बात करता है जनरल एंड लेजर की। सर, जनरल किसे कहते हैं या जनरल का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जनरल इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बता रहा है कि जर्नल वो हमारी प्राइमरी बुक्स होती है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, और किसके हिसाब से? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रम अनुसार, जो डेट सबसे पहले होगी वो हमेशा सबसे ऊपर होगी और जो डेट सबसे लास्ट की होगी वो सबसे बॉटम में होगी। तो याद रखना, जनरल वो हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अगर जनरल नहीं होगी तो हम आगे एंट्री नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस का चार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड कहाँ पर होती है? जनरल से। तो आगे के काम सारे तभी हो सकते हैं जब आपकी जर्नल एंट्री हो। अगर आपकी जर्नल एंट्री नहीं होगी तो आप आगे के काम नहीं कर सकते। इसलिए इस डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा गया था कि इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद लेजर आता है। ये कहता है कि जर्नल एंट्री किन किन लेजरों पर एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ लिखा लेजर, इट इज द बुक्स कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स। चाहे कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो या करंट एसेट्स हो, किसी भी तरह का लेजर हो उसके ऊपर जर्नल वर्क करता है। अगर हम आगे जाएं तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, जिसके टॉप पर आपको हमेशा जर्नल लिखना होगा। यहाँ पर आपकी डेट आएगी, पर्टिकुलर आएगा, एलएफ आएगा, डीआर आएगा, सीआर आएगा। फिर जो भी आपका ईयर होगा वो आप टॉप में लिखेंगे और इसके बाद डे और मंथ। यही फॉर्मेट आपको बनाना है अगर आपसे कोई मैनुअल जर्नल एंट्री करवाता है। ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पर हमेशा डेबिट ऊपर आएगा और क्रेडिट नीचे आएगा, और एंट्री बोलने का पैटर्न भी आप यही रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जो चीज पहले होगी उसे हम डेबिट के नाम से डिनोट करते हैं, और जो टू वर्ड है ये क्रेडिट को इंडिकेट करता है। जैसे मैं अभी एंट्री जो बोल रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैंने इसमें क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया। जो टू है वो किसको इंडिकेट करता है? क्रेडिट को इंडिकेट करता है। साथ साथ एक बात और याद रखना, जर्नल एंट्री में आपकी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बैलेंस शुड बी इक्वल। दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर आपकी एंट्री का बैलेंस इक्वल नहीं है तो आपको जर्नल एंट्री करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जब भी आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करें तो आप ये कोशिश करें कि आपकी डेबिट और आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप कोई भी एंट्री करोगे तो आप उसकी नरेशन लिखते हैं। सर, नरेशन लिखने की क्यों आवश्यकता होती है? देखिए, नरेशन लिखने की आवश्यकता इसलिए होती है कि आज मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ, मुझे एंट्री का पैटर्न पता है कि मैंने एंट्री क्यों की, लेकिन जब मैं यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और जाऊंगा और दूसरा जो कैंडिडेट आकर वहां काम करेगा, अगर उसे उस एंट्री के बारे में पता करना है तो वो 10 लोगों से पूछेगा, उसके बाद उस एंट्री का एक्चुअल मतलब पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एंट्री के नीचे नरेशन लिख देते हैं कि हम ये एंट्री को इस पैटर्न से कर रहे हैं या ये एंट्री का रीजन है, जिससे सामने वाले को एंट्री देखकर क्लियर हो जाता है। तो नरेशन
जो भी होती है उस एंट्री की वो हम 4 और बीन से स्टार्ट करते हैं। दोनों में से एक ही लेना है, या तो आप 4 से नरेशन लिख दो या फिर बीन से लिख दो। जैसे हमने यहाँ लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द रामलाल इन द बिजनेस। इस एंट्री का मतलब है कि रामलाल ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। तो आपको इस तरीके से करना है। जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाए तो बीच में आपको एक लाइन डालनी, जिससे ये पता चलेगा कि एक एंट्री कंप्लीट हो गई। जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको दूसरी एंट्री लिखनी। यहाँ पर आपको मंथ और डे लिखना है, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईयर आपने टॉप में लिख दिया था। उसके बाद वही एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। इसके बाद यहाँ पर एलएफ है तो डाल देंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। सर एलएफ क्या होता है? एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। अगर आपकी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की एंट्री मतलब कॉन्ट्रा वाली एंट्री है तो उस केस में हम यहाँ सी लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है ये कॉन्ट्रा की एंट्री। इसके बाद आता है चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जितना चैप्टर 8 जनरल एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको चैप्टर 6 भी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। इसके लिए मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को वहां से वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको डिटेल में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं गोल्डन जर्नल एंट्री की। ये वो जर्नल एंट्रियां हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। अगर आप एक अकाउंट प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं या अकाउंट प्रोफाइल में जॉब करना चाहते हैं तो ये वो 40 एंट्रियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली एंट्री आती है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर ए है, उसने एक बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कंपनी में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करें। मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए तो बिजनेस का मतलब है कि एक बंदा है जिसने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं और फ्यूचर में हमें इस 1 लाख रुपए को क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है। उसे बिजनेस ये मानता है। बिजनेस के लिए जो पैसा देता है उसे लायबिलिटीज मानता है और जिसे पैसा लेना है उससे असेट्स मानता है। इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपए कैश आ गया है और हमारे ऊपर 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज बढ़ गई। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर आपने कैश को क्यों डेबिट किया? क्योंकि जो चीज आती है वो डेबिट होती है, तो मैंने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए आ गया और हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया और उसे हमने किस में डाल दिया? कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन सर अगर सर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि मिस्टर ए 1 लाख रुपए कैश ला रहा है, 1 लाख रुपए बैंक ला रहा है, 1 लाख रुपए फर्नीचर ला रहा है, कि वो बिजनेस स्टार्ट करते हुए 3 आइटमें ला रहा है, तो कोई भी आइटम वो लेकर आए सबको डेबिट कर देना और कैपिटल को क्रेडिट कर देना। तो सिंपल सी एंट्री यही होगी कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी और जो जो चीज लेकर आएगा वो क्या होगी? डेबिट। जैसे कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए और टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। क्या सर आप ये एंट्री टैली में करके दिखा सकते हैं? आइए हम एंट्री टैली में कर लेते हैं। टैली में जाने के लिए मैंने यहाँ से कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम मैंने एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस रखा। इसके बाद मैं गेटवे ऑफ टैली पर आया। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद वाउचर पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर मारेंगे हम डायरेक्ट जनरल वाउचर पे आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट जनरल वाउचर पे नहीं आते तो आप अपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही आप F7 बटन प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट जनरल पे आ जाएंगे। जनरल में अब हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले हमें कैश को डेबिट करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग टैली प्राइम को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं या आपने एक ही कंपनी बनाई है अब तक, तो आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको टू और बाय मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो जो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आ जाए तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना होगा और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिसका नाम है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ
टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टू और बाय की जगह डेबिट और क्रेडिट यूज करने हैं तो आप इस टॉपिक को यस कर दें और फिर कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दें। अब इसके बाद हमें कैश लगाना है। यहाँ पर अगर आप लिस्ट ऑफ लेजर को देखोगे तो यहाँ पर आपको कैश अकाउंट नहीं मिलेगा, तो आपको किस पर क्लिक करना होगा, शो मोर पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप शो मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको कैश अकाउंट भी दिख जाएगा। बस आपको कैश अकाउंट में इंटर मारना है और आप जैसे ही इंटर मारोगे तो अब ये पूछ रहा है कि डेबिट कितना पैसा लगा है। तो हमने कहा 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है उसने, तो हमने यहाँ 1,00,000 रुपए डाल दिया और इंटर मार के आगे बढ़ गए। इसके बाद पूछ रहा है किसको क्रेडिट करोगे, तो मैंने कहा है कि कंपनी के ओनर ने पैसा लगाया तो उसे हम बनाएंगे कैसे, ओल्ड सी करके। हमने यहाँ ओल्ड सी किया। क्या नाम है, हमने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल। अगर कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिख दें, नहीं तो आप उनके नाम के साथ कैपिटल वर्ड इंट्रोड्यूस कर दें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शाहरुख कैपिटल और ग्रुप में कैपिटल अकाउंट डाल के इसे कंट्रोल ए के साथ सेव करके। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी कंपनी में 1,00,000 रुपए का कैश आ गया और किसने पैसा लगाया, शाहरुख कैपिटल ने। इसके बाद आपको कोई भी नरेशन लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस बाय कैपिटल, ठीक। और आप इसे एंटर मार के अब क्या कर देंगे, सेव। मैंने एंटर मारा और सेव कर दिया, तो हमारी ये एंट्री सेव हो गई। लेकिन सर अगर वो एक से ज्यादा चीजें लाए तब, जैसे फर्नीचर, स्टॉक, बैंक और कुछ लाए, तो जो जो चीजें लाए सबको डेबिट कर ले। जैसे सपोज करो उसने 1,00,000 का कैश लाया था, अब 1,00,000 का वो बैंक ला रहा है, 1,00,000 का स्टॉक ला रहा है और 1,00,000 रुपए का वो कंप्यूटर ला रहा है। तो आप यहाँ पर ओल्ड सी करके बनाओ। जैसे उसने कंप्यूटर लाया तो कंप्यूटर लिख दो। कंप्यूटर हमारे लिए क्या होगी, फिक्स एसेट, तो उसे फिक्स एसेट्स मान लो, कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो। मान लो कितने का, 1,00,000, तो 1,00,000 डाल दो। मान लो बैंक से पैसा लेके आ रहा तो इसको सीआर को डेबिट कर दो। यहाँ पर यहाँ हम ओल्ड सी करके अपना बैंक अकाउंट बना लेंगे। हमने यहाँ ओल्ड सी किया और हमने यहाँ से बैंक अकाउंट डाल दिया, ग्रुप में बैंक लिखा और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। कितना, मान लो 1,00,000, तो मैंने यहाँ 1,00,000 डाल दिया और इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद अगर कोई और डालना है तो वो भी डाल दें और फिर कैपिटल अकाउंट डाल के इसको सेव कर दें। तो आप इस तरीके से वो जो भी चीज आएगा सब इस तरीके से आप लगा देंगे। इसके बाद अगर वो कंपनी में से पैसा निकालता है, बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए वो अपनी कंपनी से पैसे को विड्रॉल करता है। जैसे अगर वो LIC करवा रहा है, अपने बच्चों की स्कूल फीस दे रहा है, कॉलेज फीस दे रहा है, या वो अपना मेडिकल करवा रहा है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को अगर वो पैसा विड्रॉ करे तो जिस नाम से वो पैसा निकाल रहा है उस नाम का एक अकाउंट बना दो। जैसे मान लो वो LIC के लिए पैसा निकाल रहा है तो आप यहाँ पर लिख दो LIC और ग्रुप में डाल दो कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको इंटर मारना और क्या कर देना, इसको सेव। ये सेव हो गया। मान लो मैंने 50,000 रुपए की LIC की पेमेंट की तो मैंने 50,000 रुपए लिख दिया यहाँ पर। और किस में पेमेंट करी, मैंने कहा कैश में, तो मैंने कैश अकाउंट डाल के सेव कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि अब जितना पैसा उसने कंपनी में लगाया था उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसके LIC को माइनस कर देंगे। अगर हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसके लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट को कैपिटल अकाउंट को खोलेंगे तो ये बता रहा है कि इसने कंपनी में 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और इसने 50,000 रुपए कंपनी से निकाल लिए। तो हम 50,000 रुपए उसके अकाउंट से कम कर देंगे और अब कितना बैलेंस रह गया, 2.5 लाख रुपए रह गए। सर हम डायरेक्ट उसका नाम भी तो डाल सकते थे, हमने LIC क्यों डाल, देखिए आप डायरेक्ट नाम भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें फ्यूचर में उसकी ITR भरनी होगी तो हम वहां पर देख सकते हैं कि उसने कितनी LIC करवाई है, कितना मेडिक्लेम है, कितना उसके बच्चों की ट्यूशन फीस है, ताकि सेक्शन 80C के अंदर हम उसकी डिडक्शन ले सके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री आती है, वो बात करती है डिपॉजिट कैश इन बैंक। कह रहा है कि हमारे पास 1,000 रुपए हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। मान लो मेरी जेब में 1,00,000 रुपए थे, मैंने सोचा हर कोई बंदा कैश में तो ट्रांजेक्शन करता नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं सर हमें बैंक से ट्रांसफर कर दो, हमें चेक दे दो। तो उस केस में हमने क्या किया कि हमने एक अकाउंट खुलवाया और उसमें 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। आप सभी को पता है जब कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक होती है तो हम उस केस में कॉन्ट्रा वाउचर की मदद लेते हैं। लेकिन जनरल एक ऐसा वाउचर है जिसमें आप कॉन्ट्रा की एंट्री भी कर सकते हैं।
कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, वैसे ही अकाउंट्स के अंदर जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है। तो इसलिए अब इस एंट्री को हम कहां से करेंगे, जनरल वाउचर से पास करेंगे। इसके लिए दोबारा हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ से आप एंट्री करेंगे जनरल में। आप सबसे पहले ये देखो हमारा बढ़ क्या रहा है। अगर हम बैंक में पैसा डालेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, और जो चीज बढ़ती है वो ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है। तो हम यहाँ पर ओल्ड सी करेंगे और एक बैंक बनाएंगे, आईसीआई बैंक अकाउंट। ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल देंगे, और जो भी आपके पास की डिटेल, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, शिफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब डाल दें, और कंट्रोल ए के साथ आप इसे क्या कर दें, सेव। और जैसे आप कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपने कितना रुपए डाला है, 1000 रुपए, तो आप यहाँ पर 1000 डाल दें और इंटर मारेंगे तो वो आपसे पूछेगा, सर जो आपने पैसा डाला है वो कैसे, आपने चेक के थ्रू डाला है, ई फंड किया या अदर मोड है। अगर आपको शो मोर पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर शो मोर पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ से एटीएम मिल जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा और आपको कैश। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैश, और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके पास से गया क्या, मैंने कहा कैश गया, और इंटर मार के इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री भी जनरल वाउचर से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, परचेज गुड्स फॉर ₹1500 अज्यूम कैश। ये कह रहा है कि हमने 1500 रुपए का माल कैश में खरीदा है। तो आप सभी को पता होगा जो चीज आती है वो डेबिट होती है, तो हम परचेज को डेबिट कर देंगे और हमारी जेब से जा क्या रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके लिए डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, हम जनरल पे आएंगे। अब हमें परचेज करनी है, परचेज को डेबिट करना है, तो उसके लिए आप ओल्ड सी करोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, परचेज अकाउंट। ग्रुप में क्या डाल दोगे आप, परचेज, और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दोगे। मैंने कंट्रोल ए के साथ सेव किया। ये पूछा नेम ऑफ आइटम, क्या आपको कोई आइटम का नाम भी है, अगर है तो आप डाल दीजिए, और नहीं है तो यहाँ पर आप एंड ऑफ लिस्ट करें, कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दे। और कितने रुपए का माल था, तो मान लो यहाँ पर 1500 रुपए का माल था, तो यहाँ पर आप 1500 डाल दें। और आपके पास से गया क्या, कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दें और इंटर मार के क्या कर दें, इसको सेव। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹5000 इन कैश। कह रहा है कि हमने मिस्टर एक्स से 5000 रुपए का माल परचेज किया, लेकिन उसकी पेमेंट हमने कैश में कर दी। एक बात याद रखना, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें उसके नाम को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हम वहां पर कैश लिख देंगे। सर ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा और आप रिटेल काउंटर चलाते हो तो हो सकता है दिन में आपके पास 50 लोग आते होंगे, वो अलग अलग आपसे आइटमें खरीदते होंगे, तो क्या आप 50 पार्टियां बनाओगे, उनकी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, ये आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिनके साथ हमारी कैश की ट्रांजेक्शन होती है हम उसका बस कैश लिख देते हैं और नरेशन में उसका नाम लिख देते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में अगर उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम नरेशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर परचेज को डेबिट करेंगे, कितने रुपए की, 5000 रुपए की, तो हम यहाँ से 5000 ले लेंगे। हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और इंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट एंट्री आती है जिसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई क्रेडिट परचेज। इसमें बता रहा है कि हमने मिस्टर वाई से उधार में माल परचेज किया जिसकी कीमत 1000 रुपए। अभी तक देखिए हम जो एंट्री कर रहे थे वो नगद की एंट्री थी, लेकिन जो अब एंट्री आई है वो क्रेडिट मतलब उधार परचेज की है। अब इसमें हम परचेज को डेबिट कर देंगे, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होगी, और पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो हम चलते हैं अपने टैली में, हमने यहाँ लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। हमारे पास अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को हमने 1000 रुपए को डेबिट कर दिया और इंटर मार के अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, मिस्टर वाई को। उसके लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ बनाएंगे मिस्टर वाई। और आप सभी जानते हैं जिनसे हम उधार में कोई माल परचेज करते हैं उसके ग्रुप में हम क्या रखते हैं, सन्डी क्रेडिटर। फिर मेंटेन बिल वैल्यू टॉपिक को नो करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर देंगे। तो आपकी इस तरीके से उधार की जो परचेज थी वो एंट्री भी हो जाएगी, और इसके बाद आप सेव कर दें, ये आपकी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हमें सेल की एंट्री करनी है, तो इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1500 अज्यूम कैश।
ये कह रहा है कि हमने 1500 रुपए का माल नगद में बेचा है। अगर मैं किसी को माल बेचूंगा तो वो मुझे पैसा देगा, और जो पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो चलते हैं टैली में। इसके लिए हम यहाँ पर कैश को अब डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, 1500 रुपए से। और अब किसको डेबिट क्रेडिट करना है, सेल को, तो हम ओल्ड सी करेंगे, यहाँ पर सेल बनाएंगे और इसके अंडर ग्रुप क्या कर देंगे, सेल अकाउंट, और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया 1500 रुपए के हिसाब से, और इंटर मार के हम इसे क्या कर देंगे, सेव। ये हमारी एंट्री होगी। अब एंट्री नंबर 8 आता है जो बात करता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड अज्यूम क्रेडिट। ये कह रहा है कि हमने मिस्टर जेड को 3000 रुपए का माल उधार में बेचा है। तो कॉमन सी बात है, वही करेंगे। सेल तो हमारी ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो सेल को तो क्रेडिट कर देंगे और मिस्टर जेड को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री पास करेंगे हम, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने टैली प्राइम में आएंगे। अब किसको बनाना है, मिस्टर जेड को। तो कैसे बनाएंगे, ओल्ड सी। तो हमने यहाँ पर ओल्ड सी करके बनाया मिस्टर जेड, और ग्रुप में क्या डाल दिया, सन्ड्री डेब्टर्स, और कंट्रोल ए के साथ हमने इसे सेव कर दिया। हमारा सेव हो गया। कितने रुपए का माल था, 3000 रुपए का, 3000 लिख देंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेल, और इंटर मार के सेव कर देंगे। तो आप इस तरीके से सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है एंट्री नंबर 9, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लिखा है पेड टू वाई 900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। आपको याद होगा हमने मिस्टर वाई से 1000 रुपए का माल खरीदा था, लेकिन हमने उससे कहा कि भाई हम तुझे 1000 रुपए पूरा नहीं दे सकते, हम तेरे को 900 रुपए देंगे और तू हमें 100 रुपए का क्या दे दे, डिस्काउंट दे दे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी एंट्री में प्रॉफिट या फिर लॉस दिखता है तो एंट्री कितनी होगी, 3 एंट्रियां होंगी। सर कैसे 3 एंट्री होगी, सबसे पहले हमें मिस्टर वाई को कितने रुपए की पेमेंट करनी थी, 1000 रुपए की। तो हमने मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 1000 रुपए से। लेकिन हमने उसे कैश में कितनी पेमेंट दी, 900 रुपए की पेमेंट दी, और उसने हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो आप सभी को पता होगा डिस्काउंट अगर आपकी इनकम है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और अगर आपका कोई खर्चा है तो वो हमेशा डेबिट होगा। इसलिए डिस्काउंट मेरे लिए इनकम थी तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, और अगर मैंने किसी को दिया होता तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा होता तो मैं उसको डेबिट कर देता। तो अगर आपको ये एंट्री टैली में करनी हो तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप टैली पर जाओ। सबसे पहले आपको पेमेंट कितने की करनी थी मिस्टर वाई को, 1000 रुपए की। तो आप यहाँ पर 1000 रुपए से इसके अकाउंट को नील कर दो। अब आपके पास से गया क्या, मैंने कहा कैश गया। कितने रुपए का कैश गया, मैंने कहा 900 का, तो मैंने यहाँ 900 डाल दिया। और आपको किस चीज की इनकम हुई, मुझे कहा डिस्काउंट की इनकम हुई, तो मैंने यहाँ ओल्ड सी किया और एक ग्रुप बनाया डिस्काउंट इनकम के नाम से। ग्रुप में क्या डाल दिया, इनकम इनडायरेक्ट डाल के कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। और जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए 100 रुपए आ गए, और इंटर मार के आप इसे क्या कर दें, सेव। तो आप इस तरीके से ऐसी एंट्रियां कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है जिसमें लिखा है कि रिसीव 2700 फ्रॉम मिस्टर जेड इन फुल सेटलमेंट। कह रहा है कि आपने मिस्टर जेड से 2700 रुपए रिसीव किए हैं और आपने उसे 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो याद रखना, अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो वो मेरे लिए खर्चा होता है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या होगी, कैश मुझे कितना मिल रहा है, 2700 रुपए का, तो कैश डेबिट हो जाएगा 2700 रुपए के हिसाब से। मैंने उसे 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा 300 रुपए से, और उसके अकाउंट को कितने सेटल कर देंगे हम, 3000 के अकाउंट से सेटल कर देंगे। इसके लिए हम टैली प्राइम में जाएंगे। दोबारा यहाँ पर हम अब किसका नाम लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कैश। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है कितना, 2700, तो हमने यहाँ पर 2700 डाल दिया। अब हमारे लिए डिस्काउंट क्या है, खर्चा है, तो हम यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ क्या बनाएंगे, ओल्ड सी से एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे डिस्काउंट, और क्या टाइप कर देंगे यहाँ पर, एक्सपेंस।
ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इसे एक्सपेंस इनडायरेक्ट में डालेंगे और कंट्रोल ए के साथ हम इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया। कितने अमाउंट से? मैंने कहा 300 रुपए से, तो मैंने यहाँ पर 300 डाल दिया। और कितने अकाउंट से किसे क्रेडिट करना है? हमने कहा जेड को 3000 रुपीज से क्रेडिट करना है। तो देखिए अब जेड का बैलेंस कितना हो गया? 0 हो गया। और इंटर मार के आप इसे क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस मिले। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है कि पेड सैलरी टू राम गुप्ता फॉर 1200। कह रहा है कि हमने सैलरी पे करी है राम गुप्ता को 1200 रुपए की। अगर हम किसी को सैलरी देते हैं वो हमारे लिए खर्चा होता है, तो हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके लिए आपको टैली में जाना है, ऑल्ट सी करना और एक अकाउंट बनाना है सैलरी। ग्रुप में आपको एक्सपेंस इनडायरेक्ट डालना है और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव करना है। कितने की पेमेंट? 1200 की। आपके पास से जा क्या रहा है? कैश। और इंटर मार के सेव कर देना है। सर हम यहाँ पर राम गुप्ता का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं। आप हमेशा याद रखना, हम कभी भी खर्चों में उस व्यक्ति का नाम नहीं डालते। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है। अगर हम सबका अकाउंट बनाने लगेंगे तो हमारा डाटा बहुत हैवी हो जाएगा, बार बार दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हम बनाते हैं खाली क्या? सैलरी। और उसकी नरेशन में लिख देते हैं कि हम सैलरी किसको पे कर रहे हैं? राम गुप्ता को। तो हमने यहाँ पर लिखा सैलरी पेड बाय राम गुप्ता और इंटर मार के सेव कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर राम गोपाल 1000 रुपये। तो सेम एंट्री होगी। रेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो खर्चे को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? ये एंट्री आपको टैली में भी करनी है, ये आप कॉमन करोगे। रेंट को ऊपर डाल दोगे, कैश को नीचे डाल देंगे। इसके बाद लिखा है रेंट रिसीव ऑफ 1750 रुपीज फॉर सीताराम अ टेनेंट। एक किराएदार से हमें कितने पैसे मिले? 1750 रुपए मिले। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्या एंट्री पास करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब आप कहाँ जाएंगे? आप टैली में आएंगे। यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है तो आप कैश को डेबिट कर देंगे। कितने से? 1750 से। तो आप यहाँ पर 1750 डाल देंगे। किसने दिया है या किस चीज का मिला है? तो हम यहाँ ऑल्ट सी करेंगे और लिख देंगे रेंट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है? इनकम। तो हम इसे किस में डाल देंगे? इनकम इनडायरेक्ट में और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। और जैसे ही हमने कंट्रोल ए के साथ सेव किया तो ये हमारी एंट्री हो गई। और इसे इंटर मार के क्या कर दें? सेव। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री को क्या कर सकते हैं? सेव। ये एंट्री हो गई। एंट्री हो जाने के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है कमीशन रिसीव। मतलब मुझे किसी चीज का कमीशन मिल रहा है, मैंने दो पार्टियों को मिलाया और बीच का मुझे क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। या मैंने किसी का सेल करवाया, उसका 2% मुझे कमीशन मिल रहा है। कमीशन आपके लिए क्या होती है? इनकम होती है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इस केस में भी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो आप सिंपल से एंट्री कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब आती है हमारी 15 नंबर एंट्री जो बात करता है रेंट आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी पेमेंट हम विद इन ईयर नहीं कर पाते, वो सब किस में बन जाता है? आउटस्टैंडिंग में चला जाता है। सर एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर सकते हैं? हाँ जी, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इस एंट्री को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब आती है हमारी एंट्री नंबर 15 जो बात करता है रेंट आउटस्टैंडिंग ड्यू 6000 रुपीज। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी पेमेंट हम विद इन ईयर नहीं कर पाते, उसे हम आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सर आप एक एग्जांपल बता सकते हैं? सिंपल सा एग्जांपल है, आप हर महीने की पेमेंट नेक्स्ट मंथ कर दो। जैसे आपको अप्रैल मंथ का किराया देना है तो आप मई की 1 तारीख को दोगे, 2 तारीख को देकर 4 तारीख को दोगे। ऐसे अगर आपको मार्च मंथ की जो पेमेंट करनी थी वो आपने पेमेंट कब करी? अप्रैल मंथ में की। और जैसे ही आपने अप्रैल मंथ में पेमेंट की, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो सरकार ने कहा है कि जो खर्चा जिस साल का होता है उसे आपको अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता है उसी साल। इसलिए हम 31 मार्च को जिन खर्चों की पेमेंट नहीं कर पाते उसी ईयर में हम उसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो एंट्री होगी रेंट। रेंट आपके लिए क्या क्या है? खर्चा। तो खर्चे को हम डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो गई
रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। दूसरा, अगर ये रेंट था, अगर आपकी सैलरी होगी तब भी यही एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर आपका कमीशन बकाया होगा तो वो भी यही करोगे, ऑडिट फीस होगी वो भी आप इस तरीके से करोगे। मतलब कहने का सिंपल सा है, कोई भी खर्चा जिसकी पेमेंट आप विद इन ईयर में नहीं कर पाते और उसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हो, उन सभी एंट्रियों को आप यही करोगे। सबसे पहले आपकी खर्चे का नाम आएगा और उसके बाद चाहे आप आउटस्टैंडिंग लिखो, चाहे आप ड्यू लिखो, चाहे पेबल लिखो, उसे आप हमेशा क्रेडिट करोगे। चलिए इसे हम टैली प्राइम में बताते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए हमने यहां से अपने टैली प्राइम को ओपन किया, हमने ओल्ड सी करके एक अकाउंट बनाया रेंट, ग्रुप में डाल दिया एक्सपेंस इनडायरेक्ट और कंट्रोल ए के साथ सेव कर लिया। मान लो 1500 रुपए का रेंट बकाया, मैंने 1500 डाला और अब हमें रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेबल बनाना है, तो हमने ओल्ड सी किया और यहां लिख दिया रेंट क्या पेबल और ग्रुप में डाल दिया करंट लायबिलिटीज। याद रखना ये आपकी करंट लायबिलिटीज है क्योंकि जिसकी पेमेंट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दोगे और इसे इंटर मार के क्या कर देना है आपको? सेव। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री करोगे। अभी रेंट था तो रेंट लिख दिया, अगर ऑडिट फीस होती तो ऊपर लिखता मैं ऑडिट फीस और यहाँ लिखता ऑडिट फीस पेबल और इंटर मार के क्या कर दूंगा मैं इसको सेव। तो आप इस तरीके से अपनी आउटस्टैंडिंग की एंट्री कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने आपके साथ जर्नल एंट्री की 15 एंट्री को डिस्कस किया है और बाकी सभी एंट्री हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।